नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, आज हमारी क्लास भारतीय संविधान के पार्ट 3 पर होने वाली है, भाग 3 के बारे में होने वाली है। इससे पहले क्लास हमने किसके बारे में पढ़ी, भाग 2 के बारे में पढ़ी है। मैंने डिटेल से बताया, आपको अच्छे से बताया है। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास पर। भाग तीन में क्या बताया गया? भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है कि हमको कौन को कैसे कैसे मौलिक अधिकार मिले, हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, किसमें बताया गया? भाग 3 में बताया गया है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बता दे रहा हूँ। ये ले कहाँ से गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। क्लियर? अगर एक क्वेश्चन आता तो आप क्या बताओगे? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। क्लियर यहाँ तक? और अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो वो क्या कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अगर किसी आप मतलब जो विपत्ति, आपको अधिकारों में कोई विपत्ति आई, तो आप अधीनस्थ न्यायालय में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके। ठीक है, किसी अधीनस्थ यानी कि अपने अपने पास के जो एरिया हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वहाँ आप जा सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बात चलती है हमारी, इसका नाम क्या क्या मिलता है? अगर मौलिक अधिकार का नाम पूछ लेते हैं तो इसका नाम क्या क्या है? इसको हम लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी बोलते हैं हम इसको, मौलिक अधिकारों को। क्लियर? उसके बाद हम इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र बोलते हैं। ठीक है, किसको? मौलिक अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं या अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्लियर? उसके बाद बात चलती है हमारी संरक्षण। इसको संरक्षण कौन देता है? इसकी सुरक्षा कौन करता है? इसकी सुरक्षा का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, इसकी सुरक्षा का दायित्व किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास होता है। किसकी? मौलिक अधिकारों की। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बात चलती है निलंबन की। इसको निलंबित भी कोई कर सकता है क्या? मौलिक अधिकारों को हमारे हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको कोई निलंबित भी कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कुछ हद तक राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। जैसे कोई आंतरिक विद्रोह हो जाता है या कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं? वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात चलती है इनको कि पूरी तरह से प्रतिबंध कौन कर सकता है? प्रतिबंधित कौन कर सकता है? तो पूरी तरह से प्रतिबंधित कौन कर सकता है? पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकते हैं संसद। ठीक है, संसद क्या कर सकती है? पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती है। अब मैंने क्या क्या बताया आपको? पूरी तरह से प्रतिबंध कौन करेगी? संसद करेगी। निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और उसके बाद संरक्षण कौन प्रदान करेगा? संरक्षण आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रदान करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद बात चलती है हमारी इनकी संख्या कितनी है? जो मौलिक अधिकार उनकी संख्या कितनी है? प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में घट के कितने रह गए हैं? मौलिक अधिकार 6 प्रकार के रह चुके हैं। कौन कौन से रह चुके हैं? एक तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। किस किस अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें क्या पढ़ेंगे हम? समानता का अधिकार। जो आज का टॉपिक हमारा ये इसी पर रहने वाला है। किस पर? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में क्या बताया गया भैया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। अभी मैं तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना भाई, अभी कमेंट आते हैं मुझे कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ भाई, थोड़ी आदत है, मैं सुधार करूँगा इस पर। अभी नया नया पढ़ाने का स्टार्ट किया है मैंने, तो थोड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहले जानते हैं हम अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में क्या बताया? अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष, कानून के लिए सभी बराबर होंगे, कोई भी ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं होगा। ठीक है, किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 14 में बताया गया है। और आप पर क्या आपके जो शारीरिक और आर्थिक जो मतलब हम आपको कभी भी आपकी शारीरिक और आर्थिक धन दौलत वगैरह सामाजिक को हम मतलब क्षति नहीं पहुंचा सकते। तब तक, कब तक नहीं पहुंचाएंगे? जब तक आप विधि के समक्ष समानता मतलब कोई ऐसा अपराध नहीं करते। ठीक है, तब तक आपके समान, आपके लिए, सभी के लिए समानता बनी रहेगी, विधि के समक्ष समानता बनी रहेगी। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ठीक है, 14 में क्या बताया गया? समानता के बारे में बताया गया है, विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। क्लियर? 14। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का क्या होगा? आप भेद नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से में, जाति के नाम पर जाति के नाम पर, लिंग के स्थान या पैदाइश कुछ किसी भी कारण से, रंग रूप वेशभूषा किसी के आधार पर भी क्या होगा? उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसमें लिखा है? अनुच्छेद 15 में लिखा है। उसके बाद बात चलती है हमारे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि समान, अगर कोई मतलब रोजगार वगैरह ही निकलते हैं, अब मान लीजिए कोई रोजगार या कोई भी सरकारी जॉब वगैरह निकलते हैं, तो उसमें क्या होगा? सभी के लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, उस जैसे कोई फॉर्म निकलता है तो उसके लिए क्या करेगा? हर कोई व्यक्ति उसको भर सकता है। ठीक है, हर किसी के लिए वो क्या हुआ? आवेदन कर सकता है। यहाँ कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा इससे कोई डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ये मैटर कोई नहीं है कि आप इसको फॉर्म को नहीं भर सकते, आपकी ये योग्यता नहीं, आप
बिल्कुल प्रॉपर उसको भर सकते हैं। ठीक है, किस में बताया गया मुझे? अनुच्छेद 16 में बताया गया। ठीक है, लोक नियोजन के बारे में बताया गया। फिर बता रहा हूँ मैं 16 में किस में बताया गया आपको? अवसर की समानता के बारे में, समान अवसर की समानता मिलेगी, यानी कि आप हर कोई उसके लिए यहाँ कोई भेदभाव वगैरह नहीं होगा। ठीक है, समानता आप ऐसे भी समझ सकते हो भैया। 14 से लेकर 18 तक क्या बताया गया? समानता के बारे में बताया गया। तो समानता जितने भी अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 5 के 5 में समानता के बारे में बताया गया है। ठीक है, समानता। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 17 में। 17 में क्या बताया गया? 17 में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया, यानी कि इसमें भी क्या सभी लोग समान हैं। अब अगर पहले क्या होता था, जो लोग छोटी जात के होते थे उनको खाट पे नहीं बैठने दिया जाता था, उनको छूते नहीं थे। तो क्या होता है, अनुच्छेद 17 में बताया गया कि अपराध है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक, इसमें बताया गया, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, आप छुआछूत यानी कि आप किसी को छूने से, आप किसी को जैसे पहले छू नहीं सकते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब अनुच्छेद 17 में बताया गया है। क्लियर। उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 18 में बताया गया है उपाधियों के अंत के बारे में, कि उपाधियों का क्या होगा? अंत कर दिया जाए, अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। ठीक है, कि अब कोई भी व्यक्ति अगर विदेश से कोई उपाधि लेता है तो उसको क्या करना होगा? उसको राष्ट्रपति से पहले पूछना होगा, परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत के किसी पद पर है, भारत में किसी सरकारी पद पर है, और वो किसी से विदेशी व्यक्ति से कोई उपाधि ले रहा है, तो क्या करना होगा? उसको भी राष्ट्रपति को बताना होगा। ठीक है, उसको भी राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और अब क्या है, सेना और शिक्षा, इन दो ही क्षेत्रों में क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। किसी अन्य क्षेत्र में हमको उपाधि नहीं मिल सकती। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 18 में बताया गया है। क्लियर, अनुच्छेद 18 क्लियर। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के बारे में बताया गया है। और हुआ क्या था, ये जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री, ये क्या है? इनको क्या होता है भैया? इनको क्या किया गया? इनको वैधानिक गोलकनाथ क्या करते हैं? गोलकनाथ बनाम भारत संघ क्या करते हैं? वो इनको क्या करते हैं? सूरी बालाजी गोरखनाथ वे क्या करते हैं? इनको वैधानिक मान्यता दे देते हैं। किनको? ये भारत रत्न जो है, भारत विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनको क्या करते हैं? इनको बोलते हैं कि वैधानिक है। ठीक है, ये क्या है? वैधानिक है, आप इनको दे नहीं सकते। लेकिन क्या होता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वैधानिक नहीं, आप शिक्षा के क्षेत्र में मान सकते हैं, कला के क्षेत्र में मान सकते हैं, इनसे कोई लेना देने नहीं है, वैधानिक नहीं है, इनको मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात चलती है हम 1976 में क्या होता है? 1976 में ये 1900 जो अभी मैंने बताई, ये बालाजी बनाम भारत संघ की कहानी, ये कब की बात थी? 1996 की बात थी। ठीक है, 1996 में आवाज उठाई गई थी, बातें उठी थी। और उसके बाद बात चलती है 1970 में। उससे पहले 1970 में क्या होता है, मोरारजी देसाई क्या करते हैं? भारत रत्न जो होता है इसको समाप्त कर देते हैं। ये बोलते हैं कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, वो क्या करती है? 1990 में वो क्या करती हैं? इसको फिर से लगा देती हैं, फिर से इसको भारत रत्न को क्या करते हैं? फिर से शुरू कर देती है। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर लंबा हो जाएगा टॉपिक, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इस कल की क्लास लेगी हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक रहेगा। 2-3 हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारी क्लास को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।